हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स। इस वीडियो में हम एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेंस 2021 के लिए। तो इसमें 25 क्वेश्चंस है। 25 के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आगे से जो भी सैम्पल पेपर लाऊंगा तो उसमें मैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी इन्वॉल्व करूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न पे लाऊंगा। लेकिन ये फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी अच्छे ब्लेंड हैं, यानी कि सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। और आपका जो भी फीडबैक होगा ना कि कैसा लगा आपको सैम्पल पेपर, ये बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप डालना। वॉज इट हेल्पफुल और नॉट, या फिर इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और ये बिल्कुल अलग तरह का है सैम्पल पेपर डिस्कशन है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं 2-2 मिनट 4-4 मिनट एक सिंपल क्वेश्चन को डिस्कस करते जाऊंगा। मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन सबका पहले से लिख कर रखा है। ओके, तो मैंने मेहनत ज़्यादा करा है ताकि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए और आपका टाइम बच जाए, ज़्यादा टाइम आप कंज्यूम ना करें। और क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व कर लें, और फिर अगर आप बोलोगे तो मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा। और वैसे मैं सारे क्वेश्चन बहुत ही कम कम टाइम में डिस्कस करते जाऊंगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं वीडियो ही देखता जाऊं, तो वीडियो आप ऑन कर लो, और जब भी क्वेश्चन आए तो सॉल्यूशन से पहले आप खुद एक बार स्क्रीन पॉज करो और उसके बाद खुद से सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर का पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सपोज दैट f इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल नंबर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एश्योर्स दैट f हैज एन इनवर्स फंक्शन। तो अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है डिफाइंड फॉर ऑल नंबर्स, यानी कि ऑन टू तो है ही। तो ऑप्शन 1 to 4 में आपको चेक करना है कि कौन सा फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अगर ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, ग्राफ ऑफ एफ इज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक है, या और भी आप और भी तरह के ग्राफ ले सकते हैं। तो देखिए, क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं, ये मेनी वन फंक्शन है। आप कैसे पता लगाते हैं मेनी वन फंक्शन? आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ को, दैट मीन्स कि ये मेनी वन फंक्शन है। फिर दूसरा पार्ट है, ग्राफ ऑफ एफ इज कनकेव अप। तो ये कनकेव अप भी है, तो कनकेव अप के केस में भी आप देख पा रहे हैं कि ये मेनी वन फंक्शन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो कुछ इस टाइप का, तो इस केस में देखिए ये 1 1 फंक्शन है। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, दैट मीन्स दैट इज एफ इज 1 1 फंक्शन। और ऑन टू तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सॉल्यूशन बॉक्स क्या कह रहा है? सॉल्यूशन बॉक्स कह रहा है आंसर है हमारा 3, एफ ऑफ एक्स 1 1 और ऑन टू होना चाहिए फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट। और इफ ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस देन एफ ऑफ एक्स इज मेनी वन, ये सब डिस्कस कर रखा है। इफ ग्राफ इज कनकेव अप देन ऑल्सो इट विल बी मेनी वन। और लेकिन अगर ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो बीइंग 1 1 इज अ मस्ट। तो इसीलिए हमारा आंसर आया 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब स्क्रीन पॉज करें। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, वैसे मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ डिस्पर्सन है स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन भी ना मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, n की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एन क्यूब बाई 3 प्लस 7n बाई 15 इज एन इंटीजर व्हेन। कब ये इंटीजर है? अगर n इवन है, n ऑड है, n सारे नेचुरल नंबर हैं, या ये इंटीजर कभी हो ही नहीं सकता। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पॉज करें, अपना टाइम ले और सॉल्व करें इसे। देखिए, इसका फंडामेंटल तरीका भी है
लेकिन आप बिल्कुल इसे सिंपल, आपको तो 4 नंबर लाने हैं ना, आपको सही करने हैं। आप n इक्वल्स टू 1 पुट करो, ये क्या आ रहा है 1/3 प्लस 1/5 प्लस 7/15, यानी कि ये आ जाएगा 1। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 पुट करो तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 यानी 32/5 प्लस 8/3 प्लस 14/15, तो ये 15 96 प्लस 40 प्लस 14, तो ये आ जा रहा है 150/15 यानी कि 10। थोड़ा सा रीचेक करने के लिए n इक्वल्स टू 3 भी देख लो, तो 3 की पावर 5 यानी 243/5 प्लस 3 की पावर 3 यानी कि 27/3 यानी कि 9 प्लस 21/15। तो इन दोनों को देखो, ये तो इंटीजर है ही ना, तो 243 इंटू 3 729 प्लस 21/15 प्लस 9, तो ये क्या आ जा रहा है 750। तो 750/15 यानी ये टोटल आ जाएगा 59 के इक्वल, यानी कि ये इंटीजर है। जब ये इवन है तब भी इंटीजर है, जब ये ऑड है तब भी इंटीजर है। इसका मतलब हम ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे 2, कि सारे नेचुरल नंबर ले आओ, ये इंटीजर होगा ही होगा। ये था एग्जाम में सॉल्व करने का हमारा तरीका। वैसे इसका अप्रोच भी है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच भी है, देखते हैं सॉल्यूशन बॉक्स में। तो इसका आंसर आ गया 2, इसका आंसर 2 होना चाहिए ना, हाँ, तो इसका आंसर होना चाहिए क्या 2। अब इसमें जो अप्रोच है, करेक्ट अप्रोच, वो उससे सॉल्व करा हुआ है क्वेश्चन को राइट अप्रोच से। n की पावर 5/5 प्लस n³ 3 प्लस 7n/15, इसको अपन लिख रहे होंगे 3n की पावर 5/15 प्लस 5n³ और 7 को हम लिखेंगे 15 - 3 - 5। वो क्यों? क्योंकि हम फिर कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद ये आ जाएगा 1/5 n की पावर 5 माइनस n प्लस 1/3 n³ माइनस n प्लस n। अब देखिए कॉमन लेके n इंटू n की पावर 4 -1 आ रहा होगा, और यहां से आप क्या करेंगे n कॉमन लेके ये n² -1 हो जाएगा। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इतने के इक्वल आएगा। अब देखिए ये n तो इंटीजर होगा ही सारे नेचुरल नंबर के लिए, n तो इंटीजर होगा ही ना। और यहां देखिए ये तीनों 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो उसमें से कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दुनिया के आप उठा लो, उसमें से कोई एक नंबर तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो यानी कि ये भी इंटीजर होगा। और ये भी देखिए n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n² प्लस 1 आ रहा है राइट। आप ये चेक कर लो, किसी भी इंटीजर के लिए ये हमेशा ही इंटीजर ही होगा, ठीक है ना, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये इंटीजर ही होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टीवी टावर from 3 points A, B and C in a straight line through the foot of tower are alpha, 2 alpha and 3 alpha respectively. If AB is equal to A, the height of tower is. ओके तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टीवी टावर फ्रॉम 3 पॉइंट्स, यानी ए से जो है एंगल है अल्फा, बी से 2 अल्फा और सी से 3 अल्फा। तो ए से अल्फा है ना, तो यानी सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा एंगल यानी यही होगा अल्फा, ये 2 अल्फा और ये 3 अल्फा। अब देख सकते हैं एंगल बढ़ते जाएगा ना, और अल्फा करेस्पॉन्ड्स टू पॉइंट ए, 2 अल्फा करेस्पॉन्ड्स टू पॉइंट बी एंड 3 अल्फा करेस्पॉन्ड्स टू पॉइंट सी। अब दिया हुआ है ए बी लेंथ ए के इक्वल, तो आपको हाइट ऑफ टावर बताना है। तो इसको एज्यूम कर लो पी हाइट ऑफ टावर को,
एज्यूम हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू पी, तो ये लेंथ कितने के इक्वल आ जाएगा? अगर ये p है तो ये लेंथ p cot 2 अल्फा नहीं आ जाएगा? अब फिर से इस ट्रायंगल पे फिर से लगाओ पाइथागोरस। अब इस ट्रायंगल पे फिर से p बाई बी अप्लाई करो, तो आ जाएगा p अपॉन p cot 2 अल्फा प्लस a इज इक्वल टू tan अल्फा। और इसी को आगे फर्दर सॉल्व करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा a sin 2 अल्फा। देखते हैं सॉल्यूशन बॉक्स क्या कह रहा है। इसका आंसर है 3, वही स्टेप जो मैंने बताया आपको। BD आ जाएगा p cot 2 अल्फा, तो ये इक्वेशन सॉल्व करना है आगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस स्टेप में, तो p इज इक्वल टू a tan अल्फा प्लस p tan अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये tan 2 अल्फा का फॉर्मूला था, यहाँ पे cot 2 अल्फा है ना, इसको 1 अपॉन tan 2 अल्फा लिख दिए। ओके, ठीक है, इसको आगे आप प्रोसीड करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ट्राई करो आगे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने का। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 इक्वल्स टू C/2, देन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर। इक्वल टू C स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं सॉल्यूशन बॉक्स क्या कहता है। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो सिंपल था ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। The graph of y is equal to fx is shown in the figure. Which of the following could be the figure of y equals to f of mod x? f of mod x का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ f of माइनस एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू f of x। इसका मतलब कि -2 पे जो वैल्यू ले रहा होगा f of mod x, सेम वैल्यू f of 2 पे ले रहा होगा, ठीक है ना। तो यानी कि बस ग्राफ को सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कर देना है। तो देखो ऐसा ग्राफ है एक्स एक्सिस के बाद, तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ चाहिए, यानी कि -1 पे जो वैल्यू 1 ले रहा होगा वही लेना है। ओके, यानी ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड K इज अ स्केलर, देन एडजॉइंट ऑफ KA इज इक्वल टू। हम जानते हैं ना कि KA का इनवर्स क्या हो जाएगा? KA का इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ KA अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ KA। इन द सेम फैशन A का इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ KA क्या हो गया? KA इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ K, और एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स। और फिर से इसी स्टेप पे आते हैं, एडजॉइंट ऑफ KA। अब हम जानते हैं, बॉक्स बना के लिखो, ए बी इनवर्स क्या होता है? पहले बाद वाले का इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो के ए इनवर्स होगा ए इनवर्स इंटू के इनवर्स, तो के का इनवर्स यानी 1/k। तो एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू के इनवर्स यानी कि 1/k इंटू
डिटर्मिनेंट ऑफ के। अब एक और स्टेप लिखो, चूंकि ऑर्डर n का है, इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होगा वो होगा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए n इंटू एन का अगर मैट्रिक्स है तो हर कॉलम से एक एक बार हम k बाहर लेंगे, तो k टोटल n टाइम्स आउट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ k क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट्स वाई। ठीक है, अब पुट कर दो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ के। डिटर्मिनेंट ऑफ के की जगह पे लिखो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ k इज इक्वल टू k की पावर n माइनस वन इंटू ए इनवर्स इंटू डेट ए। तो देखिए ए इनवर्स इंटू डेट ए क्या किसके इक्वल हो रहा है? एडजॉइंट ए के। तो एडजॉइंट के इज इक्वल टू के की पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन बॉक्स हमारा क्या कहता है। आंसर है इसका 3। ओके, वही स्टेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको बताना है कि कौन सा नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो फॉर सम वैल्यू ऑफ m a की पावर m नीड्स टू बी जीरो। जीरो मीन्स नल मैट्रिक्स। ओके, तो आप देखिए, सपोज अगर मैट्रिक्स A है, ये इसका स्क्वायरिंग करें या क्यूबिंग करें, ये I है ना, क्या ये कभी भी स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, क्या ये नल मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर इसी में 2 ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसे भी जब आप ए स्क्वायर ए क्यूब कुछ भी आप फाइंड आउट करोगे, कोई चांस ही नहीं है कि नल मैट्रिक्स आए। उसी तरह से पार्ट 4, ऑप्शन नंबर 4 में भी देखो, आप मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 2, सारे इस तरह से आ जाएंगे। तो बचा एक 3 ही, लेकिन इसमें भी हमें प्रूव करना होगा। हमने 1 2 4 को नेग्लेक्ट तो कर दिया, लेकिन 3 में चेक करते हैं एक बार, ए स्क्वायर निकालते हैं क्या आता है। तो ए स्क्वायर इसके लिए आएगा 0 0 1 0 इंटू 0 0 1 0 इज इक्वल टू पहले फर्स्ट रो इंटू तो ये आ जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब इस प्लेस के लिए फिल करना है, फिर से वही आ जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0। इस प्लेस के लिए 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये भी 0। और तो 0 आ रहा है, यानी कि ए स्क्वायर एक नल मैट्रिक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो आइए देखते हैं हमारा सॉल्यूशन बॉक्स क्या कहता है। A square matrix A is called nilpotent matrix if there exists a positive m for which a की पावर m is equal to 0। और ये m इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाफ 1/3 नहीं, ठीक है, m इंटीजर भी होना चाहिए। और इसी m को कहते हैं इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 7 people are sitting in a theater watching a show. The row they are in contains 7 seats. After intermission, they return to the same row but choose seats randomly. What is the probability that neither of the people sitting in the 2 aisle seats was previously sitting in aisle seats? इसमें मान लेते हैं कि 2 आयल सीट है हमारा, A1 A2, और बाकी सीट्स हैं B1 B2 B3 B4 B5। ये सारे नॉर्मल सीट्स हैं।
अब क्या करना है, जब ये रिटर्न होके आए तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो दोनों आईएल सीट पे पहले बैठे हुए थे वो नहीं बैठे हुए। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा जितने तरीके से हम 7 को बिठा सकते हैं जब वो इंटरमिशन के बाद आएंगे, तो वो तो 7 फैक्टोरियल ही हो जाएगा। अब फेवरेबल केस, फेवरेबल केस में क्या है, फेवरेबल केस में क्या है कि इन 5 सीट पे जो थे ना पहले से बैठे हुए, उन्हीं में से कोई दो इन दोनों आईएल सीट को ऑक्युपाई कर रहा होगा। ठीक है, ये दोनों जो पहले से आईएल सीट पे बैठे हुए थे वो इस बार आईएल सीट पे नहीं बैठेंगे। यानी इन 5 में से कोई दो, इन 5 में से कोई दो को हमें सेलेक्ट करना है जो पहले इन 5 सीट पे बैठे हुए थे, उनमें से किसी दो को सेलेक्ट करो और उनको 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो आईएल सीट पे। अब टोटल बचे 5 लोग और 5 सीट है, 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो। तो ये आ गया 10 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, यानी 20 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल हो जाएगा 42, यानी कि 10 अपॉन 21। तो आंसर आ गया 2, 10 अपॉन 21। 2 सही है आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following complex number when added to the complex number z is equal to 4 e की power 5 pi by 4 iota will result in a sum having the greatest distance from the origin of argand plane? तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है। 4 e की पावर 5 पाई बाई 4 आयोटा था ना, यानी कि ये एंगल 5 पाई बाई 4। तो हमारा जो ये रेड से है यही वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि ऑरिजिन से रिजल्टेंट का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बना रखा है रेड से। ओके, रेड से परपेंडिकुलर लाइन बना रखा है, वो पॉइंट इस ब्लू लाइन के इस साइड ही होना चाहिए। ठीक ना, तभी जैसे इस पॉइंट कहीं भी आया तब जाके रिजल्टेंट का दूरी मैक्सिमम हो पाएगा। ठीक है, अगर इधर आ गया तब तो रिजल्टेंट का दूरी ऑरिजिन से मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, यानी कि पॉइंट को इस परपेंडिकुलर लाइन से इधर होना चाहिए, यानी कि उसका एंगल क्या होना चाहिए, देखिए पाई बाई 2 और ये पाई बाई 4, यानी कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 से ग्रेटर होना चाहिए, और 2 पाई माइनस पाई बाई 4 उल्टा चक्कर देख लीजिए, यानी 2 पाई माइनस पाई बाई 4 से छोटा होना चाहिए। ये क्या है, ये एंगल पाई बाई 4, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि कुल मिला के लाई इस रीजन में करना चाहिए। तो यानी कि आर्ग्यूमेंट या तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 से बड़ा होना चाहिए या 7 पाई बाई 4 से छोटा होना चाहिए। तो अब चेक कीजिए कि किसका आर्ग्यूमेंट 3 पाई बाई 4 से बड़ा और 7 पाई बाई 4 से छोटा है। तो ये देखिए -3 पाई बाई 4, इसमें ऐड कीजिए आप 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 4 आएगा ना, और ये लाई कर रहा है 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 के बीच में, तो यानी यही है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सिंपल है, इफ f ऑफ x is continuous at x equals to 2 then the values of a and b cannot be। कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी f of 2 नेगेटिव इज इक्वल टू f of 2 इज इक्वल टू f of 2 पॉजिटिव। इसका मतलब कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये जो वैल्यू लेगा एट x इक्वल्स टू 2 शुड बी इक्वल टू 2a माइनस b, यानी मॉड ऑफ ये क्या हो रहा है एट x इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 4, ये 0 हो जा रहा है ना, यानी कि 2a माइनस बी को 0 करना है। लेकिन हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, वैल्यूज ऑफ a एंड b कैनॉट बी। तो यहां देखिए 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 है, हाँ है, यहां 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 है, हाँ है, यहां नहीं है 2a इक्वल्स टू b। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा गया था कैन नॉट बी,
तो ये 3 वाला ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए 2a माइनस बी को इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। आंसर हमारा यही है, थर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिमिट का क्वेश्चन है, तो लिमिट के क्वेश्चन को तो हम एल हॉस्पिटल रूल से इजीली निपटा सकते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट का है। एल हॉस्पिटल हम तभी लगाते हैं तब या तो 0/0 फॉर्मेट का हो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 2 - 3 इंटू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप क्या करें ना, यहां से भी एक्स स्क्वायर बाहर लें और यहां से भी एक्स स्क्वायर बाहर लें, तो क्या होगा देखिए। अब 1 अपॉन इनफाइनाइट को 0 करते चल जाइए, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2/3। देखते हैं सॉल्यूशन बॉक्स क्या कहता है। इसी तरह से सॉल्व किया गया है, आंसर है हमारा 2/3। अगला क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2π बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर एक्स। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में भले आप डर सकते हो, काफी लोग छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे कि इसमें बहुत सारा झोल है, इसे मैं नहीं करूंगा। देखो ये सिंपल है, हम जानते हैं साइन ऑफ इंटीजर 2π इंटीजर इंटू 2π क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू 0। और चूंकि ये बॉक्स फंक्शन है यानी ये इंटीजर ही रहा होगा, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 है। एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल है ना, तो क्या एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बट द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट फॉर, डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव सब 0 है। 4 सही है क्योंकि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर, तो आंसर है इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन है और इसमें आपको किंग रूल अप्लाई करना होगा। किंग रूल, किंग रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सिंगेज में भी और सीबीएसई बोर्ड में आ रखा है। ठीक है, तो जेईई मेन में आ सकता है ये क्वेश्चन। आई होप आपने ट्राई करा होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं किंग रूल क्या है, लिमिट्स का सम माइनस एक्स करते हैं, लिमिट का सम माइनस एक्स, तो ये है किंग रूल। तो इसका किंग इंटीग्रल क्या आ गया, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो हम एक्स के जगह पे पुट करेंगे हर जगह पाई माइनस एक्स, तो इसका किंग इंटीग्रल आ जाएगा आई विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन उसका स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो ये भी आई, तो हम ऐड करके कह सकते हैं 2i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी कि पाई इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है आपको, कॉस एक्स को टी पुट करना है, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो आ जाएगा 2i इज इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो कॉस ऑफ 0 यानी कि 1 और कॉस ऑफ पाई क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई आ जाएगा आपका -1, पाई इंटू साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस को एडजस्ट करने के लिए लिमिट स्विच कर दीजिए, तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा -1 से 1
पाई बाहर ले लेंगे, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड है ना, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, और tan इनवर्स टी क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स माइनस 1, यानी कि ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस माइनस ऑफ पाई बाई 4, यानी कि पाई बाई 2, और पाई अलग मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये पाई स्क्वायर बाई 2 वैल्यू किसका है, 2i का, हमें चाहिए i, तो i हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। सॉल्यूशन नोट करना है तो सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, किंग रूल का एप्लीकेशन। अब आ रहा है 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे भी सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या, एसटीपी 0 कर दो, फटाक से एसटीपी 0 करो, लेकिन ये ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर ये सब निकालो, उसके बाद ए बी क्रॉस ए सी डॉट ए डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ए बी क्रॉस ए सी आया वाई जेड आई कैप माइनस प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, फिर ए बी क्रॉस ए सी को डॉट ए डी कर देंगे, ए बी क्रॉस ए सी को डॉट ए डी और इक्वेट कर देंगे 0 से, तो हमारा आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू वाई जेड माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, जिससे कि फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। तो ऑप्शन नंबर 1। Question number 16. If A vector and B vector are linearly dependent, then the value of xy square by z. अगर ये linearly dependent है तो A vector equals to lambda B vector होना चाहिए for some value of lambda. That means x upon 1 is equal to minus 2 upon y is equal to 5 upon z is equal to some value lambda. अब इससे आप इक्वेट कर लेंगे, इससे एक्स वाई क्या आ जाएगा -2 और इनसे आ जाएगा y बाई जेड, 5y इज इक्वल टू -2z, तो y अपॉन जेड इज इक्वल टू -2/5, तो एक्स वाई स्क्वायर बाई जेड क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू वाई बाई जेड, यानी -2 इंटू -2/5, दैट मीन्स 4/5। ओ सॉरी, ये माइनस जेड होगा ना, तो वाई जेड इज इक्वल टू +2/5 होगा y बाई जेड, तो जिससे कि हमारा एक्स वाई इंटू वाई बाई जेड आ जाएगा -4/5। तो आंसर हमारा 1 नहीं बल्कि 4 होगा। ओके, 1 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर 4 होगा। सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The equation of circle is given. The equation of its chord whose middle point is 1, -2. स्क्रीन पॉज करें और आप खुद सॉल्व करें। फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए, chord whose middle point is given t equals to s1। मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन बॉक्स दिखाता हूं आपको। आई होप आपने सॉल्व करा होगा। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। कॉर्ड विथ अ गिवन मिडिल पॉइंट t इज इक्वल टू s1, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² प्लस वाई स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है 1, -2, तो t आ गया x(x1) प्लस y(y1) -25 और s1 आ गया x1² प्लस y1² -25। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू x1 के जगह पे 1 और y1 के जगह पे -2 पुट करने पे हमारा इक्वेशन आ जाता है x 2y इक्वल्स टू 5। x 2y इक्वल्स टू 5 या कहें x 2y -5 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत सिंपल है, एक वेरिएबल लाइन एज्यूम कर लें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस DA DB और DC निकालें। उसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ है वो पुट कर दें।
कंडीशन क्या है, डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी इक्वल्स टू 0। पुट करें वो, मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करें। आई होप आपने सॉल्व करा होगा। तो देखिए दो कंडीशन आ रहा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये मॉड ऑफ होता है ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव हमें ये नहीं पता। तो ये 3a प्लस 3b माइनस सी भी हो सकता है, और माइनस 3a माइनस 3b प्लस सी भी हो सकता है। तो दोनों वैल्यू एक एक बार रख के हमने आंसर निकाला। एक बार 6,6 आया, एक बार 0,0 आया। तो 6,6 हमारे ऑप्शन में नहीं है, 0,0 है, इसलिए हम 0,0 ही टिक करेंगे। इसका आंसर है 4। सॉल्यूशन चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन ओवर, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई द सिस्टम sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 2x इज इक्वल टू sin स्क्वायर 3x, और x जो है वो -π/2 से पाई तक है। स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करें। सिंपल क्वेश्चन है, बस पुट करना है आपको। फॉर्मूले पुट करो। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। sin 2x और sin 3x का हमने जो वैल्यू आता है फॉर्मूला, वो हमने लिख रखा है। उसके बाद sin स्क्वायर x बाहर ले लेंगे, तो या तो sin x 0 के इक्वल हो जाए, उससे हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर हम इक्वेशन आगे सॉल्व करेंगे। हम cos स्क्वायर x को t एज्यूम कर लिए। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो t या तो 0 आता है, या तो 12/16 यानी कि 3/4। तो इससे आ जाएगा cos x इक्वल्स टू 0 और cos x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2। देखिए -π/2 से पाई, यानी कि -π/2 से पाई के बीच में हमें सॉल्यूशन चाहिए, और ये दोनों पॉइंट इंक्लूडिंग होने चाहिए। और क्या क्या हमारे सॉल्यूशन है, sin x इक्वल्स टू 0, cos x इक्वल्स टू 0, और cos x इक्वल्स टू √3/2, cos x इक्वल्स टू -√3/2। तो cos x इक्वल्स टू 0 यहां पे होगा, cos x इक्वल्स टू 0 यहां पे भी होगा, sin x इक्वल्स टू 0, sin x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। अब cos x इक्वल्स टू √3/2, cos x इक्वल्स टू √3/2, cos x इक्वल्स टू -√3/2। सो इन टोटल देयर आर 7 सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 4, तो इसका आंसर है 4th। ओके, सो इन टोटल देयर आर 7 सॉल्यूशन। तो अगर आपको सॉल्यूशन नोट करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्यूशन, फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 से पाई sin x cos 3x dx। इसमें वही कीजिए, cos 3x का जो फॉर्मूला आता है ना, वो पुट कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो इसका आंसर आ गया 4, नन। देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, नन क्यों आ रहा है इसका आंसर। तो cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सो 0 से पाई sin x इंटू cos x कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 dx।
तो देखिए ये क्या आ रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स में, तो 0 से पाए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सॉल्विंग इट, पुट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। तो 4 इंटू 1 माइनस टी माइनस 3 डी टी बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी, तो टी हो जाएगा 0 से 0, यानी कि ये फाइनल आंसर, चूंकि लिमिट 0 से 0 हो जा रहा है तो आंसर इसका तो 0 ही होगा ना, तो आंसर हो गया नन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझे ना आंसर क्यों 0 आया, क्योंकि लिमिट सेम आ गया था। अब ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि आप, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, जेईई में नहीं आ सकता है, ठीक है। बस वैल्यू याद जिसको है वो कर पाएगा ये क्वेश्चन, जिसको नहीं है वो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी आपको वैल्यू अगर निकालने आता है तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये तो बस वही है कि जिसको वैल्यू याद है। तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रेमर्स रूल, क्वेश्चन है क्रेमर्स रूल के ऊपर। क्रेमर्स रूल आता है, कुछ लोग इसे पता है किस तरह से सॉल्व करेंगे, 3 इक्वेशन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, वो भी ठीक है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं आप सिली मिस्टेक कर जाओ, इसीलिए क्रेमर्स रूल का हम हेल्प लेंगे। आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करें। तो देखिए ये तीनों इक्वेशन था, तो पहले हमने d का वैल्यू निकाला, 2 1 -1 3 -2 2 1 -3 -3। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर डिटर्मिनेंट 42 के इक्वल आ रहा है। अब चूंकि हमें y का वैल्यू बस चाहिए ना, तो dy निकाल दो, यानी कि इस वैल्यू के जगह पे पुट कर दो 5 -3 -2। देखो बस इसको हमने चेंज करा है। अब dy का वैल्यू आ गया 84, तो y का वैल्यू आ जाएगा dy अपॉन d, यानी कि 2। क्रैमर्स रूल अगर आपको नहीं आता है तो सीख ले, क्या इस क्वेश्चन की हेल्प से आप सीख ही गए होगे। ये सिंपल, इसमें और कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। अगर आपको क्रैमर्स रूल पहले से नहीं भी आता है तो डिटरमिनेंट निकालने, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको आता ही होगा। तो आज के बाद से क्वेश्चन को आप ये घटिया तरीके से मत सॉल्व करना, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना, ठीक है। आंसर है इसका 2। ओके, सॉल्यूशन नोट कर लो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। लेट a and b are two events such that p of a is equal to half and p of b is equal to 1/3. If the probability of at least one of their occurring, at least one का क्या मतलब है कि या तो दोनों हो रहा होगा या कोई एक हो रहा होगा। तो at least one का मतलब है a यूनियन b, तो p of a यूनियन b is equal to 2/3। और एडिशन थ्योरम से हम जानते हैं कि P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, जिससे कि P of A इंटरसेक्शन B आ जाएगा P of A प्लस P of B, यानी 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3, यानी कि 1/2 माइनस 1/3 दैट विल बी इक्वल टू 1/6। तो P of A इंटरसेक्शन B आ गया है 1/6। आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करें, इसको बिल्कुल वेन डायग्राम पे ड्रॉ करें, वेन डायग्राम पे ड्रॉ करें, इसे बिल्कुल इजीली दिख जाएगा आपको। और ये जो एक्चुअली है ना, ये PA इंटरसेक्शन B ही लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर 1/6 ही होगा। देखते हैं कैसे। तो वेन डायग्राम से तो आप देख ही सकते हैं, वरना देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम जानते हैं जब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसे हम लिखेंगे 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमने निकाल रखा है इक्वल्स टू 1/6। बाकी आप वेन डायग्राम से भी समझिए, वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना होगा आपको, फिर समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन नोट कर लें। बाकी अगर आपको डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह क्लियर है तो आप ऐसे थ्योरेटिकली भी मैथमेटिकली भी आप रिजल्ट की ओर पहुंच जाएंगे। ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है क्योंकि एलिप्स का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पॉज करें और बाद में सॉल्यूशन देखें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका आंसर है 3rd। देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट तो यही हो जाएगा ना, a,0 और -a,0। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, डिस्टेंस को हमने इक्वेट करा, ये डिस्टेंस √√a² ही तो आएगा, और ये बोला गया है क्वेश्चन में इक्वल है √√a² प्लस 2b² के। ठीक है, जिससे कि रिलेशन आ गया a² इक्वल्स टू 2b², और हमारा जो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आता है वो आता है E इज इक्वल टू √1 - b² अपॉन a², जिससे कि एक्सेंट्रिसिटी आ गया 1/√2। आप चाहें तो सॉल्यूशन भी नोट डाउन कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, फंडू क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर के बारे में, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर लोगे। आई होप आपने ट्राई करा होगा स्क्रीन पॉज करके। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर इसे C/B के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर BC को C/B के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। ओके, तो हमने AB का लेंथ निकाला, AB यानी कि C जिसे हम कहेंगे, और AC का लेंथ, तो AB/AC आ गया 1:2। ठीक है ना, 1:2 आ गया, यानी कि पॉइंट D B और C को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, B और C का हमें कोऑर्डिनेट मालूम है। अब इस पे अप्लाई करें सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे? 1:1 प्लस 2:5, यानी कि 11/3। फिर y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1:-2 प्लस 2:1, यानी कि 0। और सिमिलरली z कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1/3। ठीक है, डिनोमिनेटर में m+n रखना होता है, यानी 1 + 2। तो 11/3, 0, -1/3, 11/3, 0, -1/3, यानी कि 11/3 i कैप -1/3 k कैप, 11 i कैप माइनस k कैप। हाँ, आंसर है इसका 2। तो 25 क्वेश्चन का सेट था ये। वैसे तो जो असली जेईई मेन में आएगा वो लास्ट के 5 क्वेश्चन, एक्चुअली उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 5 आपको चूज करने होंगे, और वो इंटीजर टाइप होंगे। तो इंटीजर टाइप भी जल्दी से जल्दी हम लाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का सेट आपके लिए तैयार करेंगे। आप फीडबैक जरूर देना कि कैसा लगा आपको ये सैंपल पेपर, क्या इजी था, थोड़ा और टफ करूं या तरीके में क्या बदलाव करूं, ये सब आप फीडबैक जरूर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ एंड हैव अ